साजिद हबीब साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से दोबारा भारत को एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आने को कहा गया है। क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी साहब, जो कि इतनी मुश्किलात का शिकार है इस वक्त, सिफारती मुश्किलात एक तरफ, इलेक्शन भी करीब हैं बिहार के, तो इस वक्त उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो क्या लगता है कि अब वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इसमें शामिल करने का। आपने सारी वजूहात बताती है, खुद ही बता दी हैं, जिसकी वजह से मेरी जाती राय है कि मोदी कम अज कम अभी मुज़ाकरात की मेज पे नहीं आएगा। देखिए, उसको बहुत बड़ी चोट लगी है, और वो चोट जो राफेल गिरने से शुरू हुई, फिर बुनियाद मरसूस के ऊपर उसकी इंतहा हो गई, फिर सीज फायर हुई, और उसके बाद से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जैसे उनको मुसलसल एक तरह से नाकामी हो रही है, और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। उसके साथ इलेक्शंस हैं उनके होने वाले। तो मेरी जाती राय है कि अभी वो कोई ऐसी हमारी बात को पॉजिटिव या मुस्बत जवाब नहीं देगा कि जिसमें मुज़ाकरात पे बैठने की बात हो। मेरे नज़दीक मुज़ाकरात का शायद चांस बने अगर मोदी की पार्टी को इलेक्शन में नुकसान होता है, कांग्रेस कुछ गेन करती है, तो उसके बाद शायद बने। देखिए, एट द सेम टाइम वो बहुत बड़ी अपनी ड्रोन एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सारी इंडिकेशंस हैं कि मैं तो फिर कहूंगा कि हमें बड़ा मुहतात और केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह डसा हुआ है। और साजिद साहब, वज़ीर आज़म दावत दे क्यों रहे हैं उनको इंडियन मुज़ाकरात या की टेबल पर कांग्रेस के आने वो के नहीं लिए, है। जबकि पाकिस्तान ने भारत से जंग भी जीती है और भारत सिफारती लिहाज से आइसोलेट होता जा रहा है, तो पाकिस्तान का पलड़ा तो ऑलरेडी भारी है। तो वज़ीर आज़म की जानिब से क्या वजह है कि उनको मुज़ाकरात की टेबल पर आने का कहा जा रहा है? देखिए, एंड ऑफ द डे आप जो भी हो जाए, मुज़ाकरात की मेज पे आना पड़ता है। इसीलिए पाकिस्तान ये सब कुछ कहने के बावजूद, करने के माशाल्लाह की कामयाबी हासिल करने के बावजूद, फातेह होने के साथ साथ उसके बावजूद हम उसको कर रहे हैं कि एक तो डिप्लोमेटिकली बड़ा पॉजिटिव इमेज आता है उसका। तो ये आई थिंक प्राइम मिनिस्टर की डिप्लोमेसी जैसे चल रही है, और साथ हमारे जो भी उनके डिप्लोमेट्स होते हैं, फील्ड मार्शल होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, तो आई थिंक हमारी तरफ से ये डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छी मूव है कि ये सब करने के बावजूद, सब जीत, एक शानदार फतेह हासिल करने के बावजूद, हम उनको मुज़ाकरात की टेबल पे लाना चाहते हैं और दावत दे रहे हैं। अच्छा तो साजिद एक साहब पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग होती है, वो हो रही है। और अगर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता, तो अगेन डिप्लोमेटिकली इट्स अ सेटबैक, इंडिया के लिए एक सेटबैक है बिल्कुल। जो उनको मुसलसल हो रहा है। और उनकी जो इस वक्त एम्बैरेसमेंट का लेवल है, तो मैं नहीं समझता। हाँ, ये है कि इलेक्शन में इनको हिट पड़े, अच्छा और फिर बहुत साजिद सी साहब सेन वॉइसेस हैं जो साजिद साहब भारत के अंदर से उठ रही हैं। साजिद साहब, आप क्योंकि खुद भी माशाल्लाह एयर वाइस मार्शल रहे हैं, तो पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट अज़्म के नाम से, कि जिसमें 5th जनरेशन जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी तैयारी का ये प्रोजेक्ट था। अब जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ है, तो कुछ तज्जियाकारों का ये कहना है कि अब प्रोजेक्ट अज़्म जो है इसमें सऊदी फंडिंग आएगी और इस पर बड़ी तेज़ी से काम होगा। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? क्या वाकई ही सऊदीया के शामिल होने से इस प्रोजेक्ट को बूस्ट मिलेगा? देखिए, ये मामला जैसे भी हो, बेशक दोस्तों के दरमियान हो, ये लेन और देन के मामलात होते हैं। तो अगर हमारी तरफ से हम इंशाअल्लाह ताला, हम पाकिस्तानी वैसे ही बड़े जज्बाती हैं हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल होगा। 5th जनरेशन, देखिए, एयरक्राफ्ट बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जहां पे भी बन रहे हैं, F-35 है या कोई और, वेरी एक्सपेंसिव। तो वो एक दो चीजें लाजमी होती है जब आपने ऐसी चीज बनानी हो। हमने उससे पहले JF-17 बनाया, वो हमारी एक कंपल्शन, मजबूरी थी कि बार बार हमारे ऊपर, हमने तो देखा हुआ है कि हमारा एम्बार्गो लगता था। हमारे F-16 अमेरिका के पास खड़े थे, ये लेट 90s की बात है। वो हमें वापस भी नहीं कर रहे थे, पाबंदियां लगाती, और उस पे क्या कहते हैं कि नमक छिड़कने का ये था कि हमसे वो अपने मुल्क में हमारे F-16 पार करने का किराया भी ले रहे थे। तो वो हमारी कंपल्शन थी, जिसको कामयाबी से पाकिस्तान एयरफोर्स ने, दुनिया की वाहिद एयरफोर्स जिसने अपना जहाज बनाया है, तो वो उस हद तक हमें सपोर्ट भी थी, हम इकोनॉमिकली भी हमने मैनेज कर लिया। लेकिन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए आपको दो फंडिंग चाहिए होती है बेसिकली, और आपको मार्केट में उसके दूसरे बायर चाहिए होती हैं।
तो अगर सऊदी अरब है वो हमारे साथ ज्वाइन करता है, और पाकिस्तान ऑलरेडी जो जो 5th जनरेशन जो टर्की बना रहा है, मेरे नजदीक अगर ये एक कंसोर्शियम बन जाए है जिसमें एक्सपर्टीज पाकिस्तान की हो, बिकॉज हमने 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट तक, 4.5 जनरेशन तक हमने जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है उसको इस्तेमाल करके साबित करने में हमसे हमारे अलावा किसी ने नहीं किया। मैं ये कहूंगा कि इवन अमेरिकन ने नहीं किया, इजरायलियों ने नहीं किया, क्योंकि उनके सामने कोई डिफेंस नहीं था, उनके सामने कोई स्ट्रांग एयरफोर्स नहीं थी। हमारे सामने 3 गुना बड़ी थी, जिसकी आईटी में भी धूम थी कि सारी दुनिया में छाए हुए। तो अगर ये टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ये एक कंसोर्शियम बनता है तो फिर मेरे ख्याल में इसके ऊपर आगे जा सकते हैं 5th जनरेशन के लिए, वरना इक्तिसादी तौर पे बड़ा मुश्किल है अकेले पाकिस्तान के लिए। सर ये फरमाइएगा कि नेटो के सेक्रेटरी की तरफ से जो ये कहा गया कि मोदी ने राब्ता किया है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ अमेरिकी दबाव के बाद, लेकिन इंडिया ने अगरचे इसकी तरदीद भी की है, आप क्या समझते हैं वाकई ही मोदी ने इस सुबकी के बाद कोई रोना रोया होगा रूसी सदर के आगे? हो सकता है छुप के रोया हो, लेकिन बाजार मैं नहीं समझता, क्योंकि वो बहुत ही, लेकिन कोई एक्सट्रीमिज्म किसी भी तरह आ जाए, उनके नजरिए में आ जाए, उनके हिंदुत्व में आ जाए, उसके लिए फिर जिसको कहते हैं ना कि अकल से, शऊर से सोचने के रास्ते बंद हो जाते हैं। वरना मोदी को उसके अपने मुल्क में अरुंधति राय की आप देख लीजिए क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनके उस साहनी साहब जो उनके एनालिस्ट है वो उनको क्या कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल उसकी मेरे ख्याल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी एम्बेरसमेंट के बाद वो सोचे। मैं नहीं समझता, जहां तक मैंने ये भी सुना है कि वो शायद उनसे Su-35 की भी बात वो कर रहे हैं, कि जो एक बहुत पहले रशिया ने, जब ये हालात नहीं हुए थे जो बुनियादी मखसूस के बाद, वे उनको ऑफर की थी कि वो एक्सक्लूसिवली कस्टमाइज्ड जहाज इंडिया के लिए बना सकते हैं। तो मेरी कुछ खबरों में यह भी है कि शायद उसके लिए भी बात की है। साजिद हबीब साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने। भारत को यकीनी तौर पे हर फोरम पर सुबकी का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त भारत पर आलमी प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारजा के चौथे 4 अफ्रीकी इजलास में फिर ने अफ़गान हुकूमत से दहशत गर्दी को ख़त्म करने के हवाले से बात की है। क्या लगता है ये जो अग्रीमेंट हुआ है, आप समझते हैं कि इसे दहशत गर्दी को खित्ते से ख़त्म किया जा सकता है? और क्या समझते हैं कि चीन, ईरान, रूस पाकिस्तान की क्या मदद कर सकते हैं दहशतगर्दी के मामले पर? देखिए, मुझे इससे बहुत उम्मीद है। ये जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, और फिर मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा बुनियादी मखसूस से जो हमारा अल्लाह ताला ने इज्जत दी, जो हमने, हमारी फोर्सेस ने मेहनत की, कौम ने मेहनत की, उसकी वजह से शुरू हुआ है। क्योंकि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये जितने फितने हैं हिंदुस्तान के स्पॉन्सर, वो सारे वहाँ से आ रहे हैं। वो ईरान वाली साइड है, वो अफगानिस्तान वाली साइड है। तो अब मैं समझता हूँ कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। चीन ऑलरेडी इसको कर रहा है, वो इसको BRI में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो हमारा सऊदी अरब के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, मैं समझता हूँ इसका भी असर पड़ेगा तालिबान की हुकूमत के ऊपर। और अब मुझे यकीन है कि सऊदी अरब भी करेगा। तो ये जो 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ है, इसका बड़ा पॉजिटिव आउटकम होगा। इसके साथ आप लिंक कर दीजिए सऊदी अरब जो कर रहा है, जिसके साथ हमारे एग्रीमेंट हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ईरान वाली साइड तो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ईरान को पता चल गया है कि मोसाद के सबसे बड़े फैसिलिटेटर वो थे जो रॉ के बंदे वहां पे बैठे हुए थे। अच्छा, तो वो चीज तो इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अफगान का थोड़ा सा मसला ये भी है, आप देखिए उनका पूरे मुल्क के ऊपर उस तरह कंट्रोल नहीं है जिस तरह मुल्ला उमर के तालिबान का था। तो ये फैक्शन है छोटे छोटे, जिन्होंने जो पॉकेट्स हैं, जो उनके लोकल कमांडर्स हैं। लेकिन अगर तालिबान हुकूमत चाहे और उसके ऊपर ये प्रेशर्स पड़ेंगे, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक इंडियन जर्नलिस्ट को कहा कि वो आपका वॉर अगेंस्ट टेररिस्ट, आपका ये अपना कब खत्म कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वी आर डिफीटिंग यू इन दैट। तो इंशाल्लाह वी विल डिफीट देम इन दैट।